नमस्कार। मनस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे देश में ये एक आम मान्यता बनती जा रही है कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। विशेषकर औरतों के लिए तो इसे बाकायदा अभिशाप माना जाता है। एक तरफ ये मांग बार बार दोहराई जाती है कि दहेज का सफाया करने के लिए सरकार कुछ और भी कड़े कानून पास करे, लेकिन दहेज की रोकथाम के लिए नए नए और कड़े कानूनों की मांग करने वाले लोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि 1961 में लागू किया गया दहेज बंदी कानून, जो 1984 और 86 में और भी कड़ा कर दिया गया, दहेज रोकने में बिल्कुल नाकाम क्यों रहा। यही नहीं, दहेज को इल्लीगल करार देने के 36 साल बाद भी दहेज प्रथा और भी मजबूत और व्यापक क्यों हो रही है। ऐसा क्यों कि इसको कंडेम करने वाले लोग भी वक्त आने पर इस प्रथा की जकड़ से निकल नहीं पाते। क्या ये कोई ऐसी बीमारी है जो लोगों की मर्जी के बगैर उन्हें जकड़े बैठी है, या समस्या कुछ और ही है। मनस के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं कुछ सवालों को लेकर तहकीकात करेंगे। हमारे समाज में शादी ब्याह को एक बहुत ही ऑस्पिशियस व खुशी का मौका माना जाता है, जिसे तरह तरह के रिचुअल्स, नाच गाने और जश्न के साथ मनाते हैं। इसे दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का मिलन माना जाता है। इसमें पूरी बिरादरी व जानकार लोग शामिल होते हैं। शादी के वक्त आपसी लेन देन जरूरी शगुन माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में शादी ब्याह से जुड़ा लेन देन दहेज व उसके ऊपर खींचातानी पर फोकस हो गया है। देश के अनेक हिस्सों में छोटे बड़े दहेज विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इस प्रथा के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शन हुए, हजारों सम्मेलनों में इसको कंडेम भी किया गया, पर दहेज कम होने के बजाय फला फूला। इसका विरोध करने वाले ज्यादातर इस बात पर जोर देते हैं कि दहेज वर पक्ष के लालच व डिमांड्स की वजह से बढ़ रहा है। पर क्या ये सच है कि लड़की के माँ बाप सिर्फ मजबूरी व लड़के वालों के प्रेशर की वजह से ही दहेज देते हैं? थोड़ा गिफ्ट है उनके लिए, लड़की के लिए। जब घर से जाती है तो विदा करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तो उसको उसका हक भी बनता है, तो अच्छा भी लगता है उसके साथ जाना। कंपल्शन नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल जबरदस्ती बंद भी नहीं करना चाहिए। और एक नया परिवार बसाने के समय कुछ तो उनके पास रकम चाहिए या बर्तन चाहिए, कुछ एक नया घर के लिए जो ज्यादा, एक औरत जाने के बाद जो कुछ खर्चा ज्यादा होता है वो सब लेके वो चले जाएगी। गृहस्थी बसने में अच्छी सुविधा होगी। जब नए घर में जाती है ना, उसको थोड़ा झिझक होती है कि क्या कैसे मांगू किसी से। जो पहले था ना, तो अभी ऐसे चल रहा है, उनके दिमाग में रहा है कि मैं कुछ लेके आऊँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पेरेंट्स ने दिया जो आउट ऑफ देयर लव वॉट एवर दे कुड गिव मी, और एज अ गिफ्ट एंड लव। तो कितने साल दे लुक आफ्टर यू एंड देन व्हेन यू आर मैरिड ऑफ, इट इज जस्ट अ पुश दे गिव यू एंड टू हेल्प यू इन योर मैरिड लाइफ। जो उनको लगा कि एक घर सेटअप करने में इनिशियली हेल्प होगा। दहेज इसलिए हम जरूरी मानते हैं क्योंकि हमारी बेटी ने जो है यहाँ उसका हक बनता है। वो इसलिए हक बनता है कि जो जमीन है वो हम अपने लड़कों को दे देते हैं और लड़की को जो है दहेज के रूप में देना चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा जमीन के एवज में जो है वो धन मिले। दहेज जमीन के बदले में, जो जमीन लड़के को चली जाती है उसके बदले में जो है उसको लड़की को हम ज्यादा दहेज दे दें, जिससे जो है लड़की का गुजारा अच्छा चले। अपना कहलाने के लिए कुछ है, या मैं जो इतने दिन तक रही मैके में, और वहाँ मैके से जब मुझे विदा किया गया तो केवल खाली हाथ विदा लड़की को नहीं किया जाता। सच तो ये है कि बिना कुछ दिए शादी करना, बेटी को खाली हाथ विदा कर देना, लड़की वाले खुद का व लड़की का अपमान समझते हैं। स्वेच्छा से दिए गए सामान को तो ज्यादातर लोग दहेज मानते ही नहीं। हमारी कम्युनिटी में कोई लेन देन का कोई प्रणाली नहीं है। अच्छा, वैसे बनियों में अक्सर ज्यादा होता है, आपके नहीं है? ना, हमारे ज्ञाति में नहीं है। तो आपकी जब शादी हुई थी कितने साल पहले? 40 साल पहले। तो उस वक्त आपके माँ पिता ने आपको क्या दिया या नहीं दिया? दिया था, सोना दिया था 100 ग्राम जितना, और कपड़े, कुछ गहने, कुछ बर्तन। और अभी आपकी जैसे बेटी की शादी हुई? हाँ, तो मैंने भी दिया था। कितना दिया? नहीं, 100 ग्राम जितना सोना दिया, कपड़े दिए, गहने दिए और जो सब कुछ दिए।
दहेज समस्या के रूप में तभी उभरता है जब लड़के वालों की तरफ से बढ़ चढ़ कर मांगे हों और लड़की सताई जाए, यानी एक्सटॉर्शनिस्ट डिमांड्स के लोग खिलाफ हैं। माँ बाप की इच्छा से दिया गया सामान बिल्कुल जायज और जरूरी माना जाता है। मेरी शादी में राउंड अबाउट जो एक मीडियम क्लास फैमिली में होता है राउंड अबाउट 3.5 to 4 lakhs मतलब स्पेंड किया है, एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंसेस। मैरिज एक्सपेंसेस जो मेरे फादर ने किया वो एक्सक्लूडिंग है। मेरी 4 बेटियां हैं और ये तीसरे नंबर पर है। बाकी मेरे दूसरे इन से कभी कोई डिमांड नहीं आई, लेकिन इन लोगों की तरफ से नाजायज डिमांड आने लगी। नाजायज का मेरा मतलब ये है कि जो मेरी रीच के अंदर नहीं थी। अपनी हैसियत के मुताबिक, हैसियत से ज्यादा मैंने इस लड़की को डॉरी दी। इसके अलावा अगर वो चाहें कि मैं उनको कार दे दूं या अपना घर उनके नाम करवा दूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी 3 दूसरी लड़कियां भी हैं, मैंने उनको भी सेटिस्फाई करना है। दहेज प्रथा की जकड़ कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप मीना के परिवार से लगा सकते हैं। मीना के अनुसार उसकी शादी टूटने में दहेज संबंधी तनाव का काफी योगदान रहा। फिर भी अगली बेटी को माँ बाप खाली हाथ भेजने को तैयार नहीं। मेरी शादी गीता भवन के थ्रू अगस्त 92 में हुई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी में 3 लाख से अधिक खर्च किया। उसके बावजूद मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग करते थे। मुझे पहले दिन से ही कहते थे स्कूटर नहीं मिला है, सोफा नहीं मिला है, बहुत तंग करने लगे थे। उसके बाद वहाँ मेरे को खाना भी ठीक से नहीं दे रहे थे, काम बहुत ज्यादा लेते थे और डेली मेंटली टॉर्चर बहुत करते थे। और हमने कर्जा उठाकर उस बेटी की शादी की थी। कर्जा उठाकर हमारी हिम्मत नहीं थी। फिर उसके बाद शादी करने के बाद उन्होंने जब घर गई तो उन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि हमें दुकान लेकर दो, मकान लेकर दो, स्कूटर लेकर दो। हम दे नहीं पाए, इसलिए बेटी हमारी घर वापस आ गई। वो तो ठीक है सर, अब अगली के लिए वो कह रही है कि उसको कुछ नहीं देना चाहिए। नहीं, हम देंगे सब कुछ, वो रीति रिवाज के मुताबिक है, वो सब देंगे। अपनी तरफ से तो देना ही है। जो माँ बाप हो अपनी तरफ से तो कोशिश करता है देने के, जो कुछ हो। वैसे तो मेरी भी ओपिनियन है दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप तो जो भी देंगे वो तो मैं लेकर जाऊंगी ही। और इसके अलावा मैं चाहूंगी अगर इस तरह की डिमांड वाले मुझे नहीं चाहिए। दहेज विरोधी कानून में भी वॉलंटरी गिफ्ट्स यानी स्वेच्छा से दिए गए धन व उपहारों को जायज बताया गया है, पर वर पक्ष की डिमांड्स को कानूनी जुर्म करार दिया है। कानून ये भी कहता है कि इन गिफ्ट्स की मात्रा बहुत अधिक और लड़की के माँ बाप की आर्थिक हैसियत से बाहर नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक दहेज लेना ही नहीं, देना भी जुर्म है। तो शादी में दिया गया 25 तोले सोना या स्कूटर, कार इत्यादि गिफ्ट्स हैं या डाउरी, इसका फैसला कौन करे? ये स्वेच्छा से दिया गया कि सामाजिक दबाव या प्रतिष्ठा के लिए, ये कैसे तय हो? अक्सर ये देखने में आता है कि जब तक शादी ठीक ठाक चल रही है तो लड़की वाले शादी में दिए गए सामान को वॉलंटरी गिफ्ट्स कहेंगे, लेकिन जैसे ही शादी में तनाव शुरू हुआ या शादी टूटने की नौबत आई तो उस वक्त बेटी या उसके ससुराल को दी गई हर छोटी बड़ी चीज को डाउरी डिमांड्स में शामिल कर दिया जाता है। बुनियादी सवाल यह है कि इस लेन देन का स्वरूप इतना विकृत क्यों होता जा रहा है? आधुनिक दहेज प्रथा लड़की को अपने से ऊपर के स्टेटस के परिवार में ब्याहने की प्रथा यानी हाइपरगमी से उत्पन्न हुई। इस अपवर्ड मोबिलिटी के लिए परिवार इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्यादा खर्च करने लगे। जैसे आज IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि दामादों के लिए होड़ लगती है। पहले जब ये हाइपरगमी की व्यवस्था में जब दहेज दिया जाता था तो कुछ बातें निश्चित हुआ करती थी कि कितना दहेज, कौन देगा, किसको देगा, हर एक का जो दर्जा था उसका भी करीब करीब लोगों को आइडिया रहा करता था कि ऐसे फैमिली और ऐसे गांव में बिहाने से इतने पैसे और इतनी जमीन या इतना सोना देना होगा। और इसमें तो ये कुछ प्रिडिक्टेबल निश्चित जैसी चीजें थी और वो पैसे वगैरह लेने के बाद फिर बहुत उनके इस चीज को लेके मांगे बढ़ाई नहीं जाती थी, रेपिशियस फॉर्म नहीं हुआ करता था इसका। लेकिन अब जो दहेज की प्रथा हो गई है शहरीकरण को लेके, वहां तो एक ही बात हुई कि और उसमें
दर्जे की बात भी उतनी नहीं रही है। तो कई लोग फैले हुए हैं, कई शहरों में है, कई गांवों में है, और इश्तिहार दे के रिश्ता बनता है अखबारों से वगैरह करके, तो कोई कुछ भी मांग सकता है। बहुत रेप्रेशियस वो हो गया है, और उसकी कोई मॉनिटरिंग और समाज का नियंत्रण इस पे नहीं रहा है। हाँ, हमारे पास जनरली तो बेटर चॉइस लेकर आते हैं कि हमें बेटर चॉइस चाहिए। हाँ, हर आदमी चाहता है एक स्टेप ऊपर चले। अगर उसके घर में एक गाड़ी है तो चाहता है 2 गाड़ी वाले से रिश्ता हो जाए, एक कोठी है तो 4 वाली से रिश्ता हो जाए। जिसकी जड़ है जाति प्रथा में, कि जाति में ही बिहाना है और अरेंज मैरिज ही करना है, और फिर लड़का कोई भी हो, फैमिली कोई भी हो, कहाँ रहता है, तो उनको पैसे देके ये बात निपटा लेनी है, और लड़की को कहीं कैसे भी किसी के धकेल के दे देना है। अब ऐसी जब स्थिति हो जाती है, तो जो दहेज प्रथा, जो अपने आप में कुप्रथा थी, इसका स्वरूप और भी खराब और अद्भुत हो गया है। दहेज को लेकर झगड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए ये समझना जरूरी है कि दहेज में क्या कुछ दिया जाए, इसको लड़की वाले कैसे तय करते हैं। नहीं, ये तो दोनों की हैसियत से तय होता है, क्योंकि हम किसी को 1 लाख रुपए नहीं देते। भाई उसका स्टेटस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जमीन जायदाद क्या है, पढ़ा लिखा है या कोई नौकरी पे है, ऐसा देख के देते हैं। लड़की वाला थोड़ा ज्यादा अपनी ताकत के अलावा ज्यादा कर्जा विर्जा निकाल के अपनी बच्ची अच्छे घर में जारी बोल के अपने हैसियत के ऊपर से देता है। हम जैसे कोई पार्टी बताते हैं, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, तो देने वाले को पता है कि मुझे एक गाड़ी देनी पड़ेगी अपनी बेटी के लिए, और यह 1000 गज में कोठी है उनकी, और वो 200 गज की कोठी वाले को तो हाँ करेंगे नहीं, तो बराबर को करेंगे और देख के हैसियत के हिसाब से करेंगे। When somebody is giving in a match like IAS, they are giving in the sense they will be having some good business or contracts or something. So naturally, when through this person, they will be getting more benefits, bigger contracts or at cheaper rates. Not only contracts, there are so many things. Say they can recommend for a job, or they can get some other benefits, or some government lands. It's an investment where you can get back again, but after some time. अगर मान लो लड़के वाले नहीं भी मांगते, तो लड़की वालों को लगता है कि इनके लड़के में जरूर कोई दोष है, या समाज में भाई क्यों नहीं मांग रहे, क्या कारण क्या है, क्यों नहीं कहते। तो इसलिए लड़के वालों को भी लगता है कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, नहीं तो कोई ये ना समझे कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। चूँकि लड़की वाले लड़के वालों के स्टेटस को तोल कर दहेज देते हैं, इसलिए थोड़ा दिया गया दहेज लड़के वालों के लिए मानो लो स्टेटस का सर्टिफिकेट बन जाता है। इसीलिए दहेज लालच से ज्यादा इज्जत मान का सवाल बन गया है। डाउरी कैलकुलेशंस के कुछ और भी पहलू हैं। लड़के की माँ नहीं है तो थोड़ा वी डोंट माइंड पेइंग अनदर 50,000 और 1 लाख मोर। अगर बहन भी नहीं है तो और 1-2 लाख दिए तो भी वो अपने बच्ची के पास रहता, नहीं तो इधर रहता, दूसरों को तो नहीं जाता बोल के। क्यों बोले तो थोड़े ट्रबल्स कम रहेंगे, एंड द गर्ल विल बी इंडिपेंडेंट वेयर शी गोज, so the sister-in-law will not be in a position to create problem. So they don't expect और वैसा रहना बोल के नहीं, हाई तो प्रेफरेंस इज मोर। अक्सर दहेज की समस्या को लेकर लोग सोचते हैं कि इसका मूल और इसकी वजह स्त्री धन की प्रथा में है, और स्त्री धन की प्रथा का ही एक भद्दा स्वरूप बन के आया है। मुझे लगता है कि ये सोच गलत है। स्त्री धन अपनी जगह एक बहुत पुरानी प्रथा है और सदियों तक वो चलती रही है। उसकी वजह यह है कि उस व्यवस्था में स्त्री को वासा का अधिकार नहीं था, तो संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो उनकी अपनी व्यवस्था के लिए उनकी अपनी कुछ हैसियत बनी रहे, उनके अपने कुछ धार्मिक और इतर कार्य चलते रहे, उनके लिए ये स्त्री धन की व्यवस्था और प्रथा बनी हुई थी। उनके पूरा अधिकार उनका अपना ही रहता था, और उनके बाद किसको देना वो भी उनका अपना अधिकार था, और आमतौर पे ये पुत्रियों को ही जाता था। पारंपरिक स्त्री धन में कुछ स्पष्ट नियमों के अनुसार लड़की को उसके हिस्से का सोना चांदी इत्यादि दिए जाते थे, लेकिन आधुनिक दहेज प्रथा में ऐसे कोई नियम कायदे समाज नहीं बना पाया जिससे लड़की का हक
स्पष्ट तय हो सके। तो अगर माँ बाप ने 2 लाख भी इन्वेस्ट किया है किसी लड़की की शादी के लिए और 1 लाख में बात बन गई या लड़कों की तरफ से कोई डिमांड नहीं हुई, तो माँ बाप उसका कभी 2 लाख का जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो नहीं देंगे। जितना थोड़े से थोड़े में काम चल जाए, कटौती हो जाए। दहेज के ऊपर खींचातानी की बुनियादी वजह यही है कि शादी में दिया गया पैसा व सामान स्त्री धन से बदलकर ग्रूम प्राइस का रूप ले चुका है। क्योंकि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और अच्छे कमाऊ बेटे अक्सर बीवी के आते ही अलग गृहस्थी बनाने लगे हैं, इसीलिए लड़के के माँ बाप बेटे पर की गई इन्वेस्टमेंट की कुछ रिटर्न की उम्मीद करते हैं। Because they have educated the boy and they have made him successful in life, they are demanding, and certain people, they want that money to get their daughters well settled, or because once the boy gets married, he is naturally going to listen to his wife and his in-laws. He doesn't care about his parents, so for their security maybe. And certain people, they are very, very calculative. They make a good calculation and say, till now we have spent this much for the boy's education, for his medicine, so let us take this much. इस बात का समाज में बहुत शोर है कि दहेज की मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। डाउरी इन्फ्लेशन का अंदाजा लगाने के लिए हमने कुछ सामान्य परिवारों की 3 पीढ़ियों के दहेज का ब्यौरा लिया। एक उदाहरण आपके सामने पेश है। सुखविंदर जी पंजाब के खाते पीते किसान परिवार से हैं। इनके पति भी खेती करते हैं। 1967 में सुखविंदर जी की जब शादी हुई तब उनका दहेज इस प्रकार था। मेरे करीबन 25 तोला सोना था, उसमें फर्नीचर था, सोफा सेट था, ड्रेसिंग टेबल था, डाइनिंग चेयर थे, डाइनिंग टेबल थी, फिर उसमें बर्तन थे, डिनर सेट भी थे, टी सेट वगैरह सारा कुछ था, प्रेशर कुकर था और ये सारा कुछ तभी था। तो उसके बाद हमारे पास जो अच्छे अच्छे सूट थे, 21 सूट दिए थे, सभी परिवार वालों को भी दिए थे। बिस्तर थे, बिस्तर की 2 पेटियां थी, 11 बिस्तर थे। जब शगन लगता है तो कड़ा दिया, 500 रुपया दिया और विदायगी भी देते थे। तभी 4000 रुपया, जैसे 4-5 हजार, ऐसे मेरा 4100 रुपया था। सुखविंदर जी की माँ बटाला के पास एक गांव में रहती हैं। 55 वर्ष यानी 2 पीढ़ी पहले दिए गए उनके दहेज का हमें ये ब्यौरा मिला। सोना हो 8-7 ਤੋਲੇ ਬਸਾਇਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪੀ ਭਾਂਡੇ 21 ਦਿੱਤੇ, ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ भैंस, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ- फर्नीचर ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੇਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਿੰਨੇ? 5 ਬਿਸਤਰੇ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੀੜੇ ਦਿੱਤੇ, कोई छाप छूप पा देती। इनकी तीसरी पीढ़ी में आया बदलाव भी देखिए। सुखविंदर जी का बड़ा बेटा इंजीनियर है, वो चंडीगढ़ में रहता है। इनकी शादी जनवरी 1996 में हुई। इस परिवार ने दहेज लेने से बहुत मना किया, पर लड़की के माँ बाप ने उसे खाली हाथ भेजना मंजूर नहीं किया। इनकी बहू का दहेज कुछ इस प्रकार था: सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, टीवी, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, क्रॉकरी, कपड़े लत्ते, किचन के सामान के अलावा 20-25 तोले सोना भी दहेज में मिला। ज्वेलरी के 4-5 सेट्स, देन क्लोथ्स एंड around 20 suits and all they made for me, and beddings and all. कितने? Around 5-6 beddings. Husband को भी कपड़े and कड़ा and रिंग। अगर हम इन डाउरीज की ओवर टाइम तुलना करें तो दहेज में दिए जा रहे घरेलू सामान व कंज्यूमर आइटम्स की मात्रा जरूर बढ़ी दिखती है, पर इसके साथ साथ इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लड़की के माँ बाप खुद रहते हैं, उसके मुताबिक लड़की को घरेलू सामान देना लाजमी बन जाता है। लेकिन दहेज मात्रा बढ़ी है या नहीं, इसका सही अंदाजा हम तभी लगा पाएंगे जब हम उसकी तुलना उस संपत्ति से करें जो बेटों के हिस्से में आती है। सुखविंदर जी के 2 भाइयों को
जायदाद में मिली 17 एकड़ जमीन, एक पत्थर की खान के शेयर और उसके अलावा माँ बाप का मकान तो विरासत में मिला ही। यानी दोनों को ऐसी प्रॉपर्टी मिली जो इनकम पैदा करती रहे, जो इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बनाने का साधन भी बने। नतीजा, घर जमीन के अलावा आज एक भाई के पास राइस मिल और दूध की डेयरी भी है और दूसरे के पास ट्रांसपोर्ट बिजनेस। और सुखविंदर जी ने जो दहेज में पाया उसकी कीमत इस सब के मुकाबले नगण्य है। इस तरह हिसाब लगाएं तो बेटों की तुलना में बेटी को बहुत कम मिलता है। एक दूसरा और भी मापदंड इस्तेमाल होना चाहिए। पति पत्नी अपने अपने माँ बाप से क्या कुछ हासिल करते हैं और उससे उनके आपसी स्टेटस में क्या फर्क पड़ता है। सुखविंदर जी के पति को मिली 65 एकड़ जमीन, मकान व अन्य कई एसेट्स। ये एसेट्स बढ़े और आज उनके पति के पास उस जमीन के अलावा चंडीगढ़ में ये बंगला, मोटर कार, ट्रैक्टर इत्यादि बहुत कुछ है। इन सब सुख सुविधाओं को हासिल करने का आधार था उनकी इनहेरिटेंस में मिली जायदाद। बेटे और बेटियों के हिस्सों में जो आता है उसमें कुछ बुनियादी फर्क हैं। बेटों को माँ बाप सॉलिड एसेट्स व इनकम पैदा करने वाली प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे जमीन, मकान, दुकान, पशु, बिजनेस शेयर, फैक्ट्री इत्यादि, जिससे जीवन भर कमाई हो और एसेट्स बढ़े भी। और कुछ नहीं तो माँ बाप का घर तो बेटों को मिलता ही है, जिससे उनके रहने का आसरा बना रहता है। लड़की के हिस्से आते हैं मात्र बर्तन भांडे, फर्नीचर, कपड़े, गहने इत्यादि, जिसमें सोने को छोड़कर सब डेप्रिसिएशन यानी कीमत घटने वाला सामान है। कुछ साल के इस्तेमाल के बाद ये सामान सिर्फ कबाड़ के भाव बिक सकता है। देखिए सुखविंदर जी के दहेज में आए सामान का क्या हश्र हुआ। अब कुछ बर्तन बचे हैं मेरे डिनर सेट में, थोड़े कम है। टी शर्ट अभी पूरा थोड़ा कम बचा है। तो डाइनिंग टेबल एक बचा है, पहले तो टूट गया था, कुछ छत गिर गई थी, सब टूट गया था। तो अब मेरे को बॉक्स है मेरे पास गर्म कपड़े के, उसमें रखते हैं, वो भी बचा है। मशीन, स्विंग मशीन है हमारे पास अभी मेरी शादी की। ड्रेसिंग टेबल अभी बचा है, उधर सर्वेंट के क्वार्टर में पड़ा है। तो ज्वेलरी में अभी एक सेट तो मैंने दे दिया अपनी बहू को। तो ये जो चूड़ियां मेरे पास हैं अभी, ये तो एक सेट है, उसको तड़वा के फिर मैंने और बनवा लिया था। सुखविंदर जी की जिंदगी में दहेज का ज्यादा या कम होना एक समस्या नहीं बना, क्योंकि इनकी शादी ठीक ठाक रही। पर यदि शादी तनाव भरी हो या टूट जाए तो वही दहेज लड़की के गले का पत्थर बन जाता है। एक दिन मैं कुछ देर के लिए ऑफिस में काम करने के लिए गई, पीछे से मुझे पता लगा मेरे पति मेरा जेवर और नकदी लेकर अपने माँ बाप के पास वापस चले गए। मुझे वुमेन सेल में रिपोर्ट लिखवाई हाउस कास्ट में। मुझे बहुत मुश्किल से ये सामान मुझे दिलाया, उसमें भी नकदी और कुछ सामान नहीं मिला। कुछ दिया है वह तोड़ के मुझे मिला है। मुझे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो सामान मुझे दिया गया, कैश दिया नहीं गया, ज्वेलरी दी नहीं गई है, मेरी प्रेशियस सारी मेरी इन-लॉज के घर में चली गई हैं। मुझे कुछ भी नहीं दिया गया और सोफा सेट दिया तोड़ फोड़ के। और जो चीजें हैं, मतलब ऐसा मोटा सामान है, ये सारा सामान रखने के लिए मुझे राउंड अबाउट 800 पर मंथ एक किराए का मकान लेना पड़ा है। और इस चीजों की जो वैल्यू है मुश्किल से 5-7 हजार की होंगी। मतलब वो चीजें जो मिली हैं वो मेरी डिप्रिशिएट क्या कहेंगे, मतलब वैल्यूलेस, मतलब उल्टा सिरदर्दी हो गई है मेरी। यानी दहेज प्रथा का दोष ये नहीं कि बेटियों की शादी पर नाजायज खर्च किया जाता है, बल्कि ये कि जिस रूप में खर्च किया जाता है वे उन्हें दूसरों पर निर्भर व अपंग बनाता है। आड़े वक्त ये दहेज उनके किसी काम का नहीं और उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और फिर ये भी सच नहीं कि खर्च केवल बेटियों की शादी पर होता है। एक टिपिकल उदाहरण आपके सामने है हरमेश और सुनीला की 1995 में हुई शादी का। मेरी शादी पर मेरे पापा की तरफ से तकरीबन 6 लाख का खर्चा हुआ। अगर अलग अलग तौर पर देखा जाए तो जैसे बारात के स्वागत के लिए उन्होंने 1-1.25 लाख के करीब खर्च किया था। ज्वेलरी पे थी, मेरी ज्वेलरी थी 1 लाख के करीब, और कपड़ों पे 1-1.25 लाख के करीब। ये सिर्फ कपड़े मेरे ही नहीं थे, मतलब जो रिश्तेदारों को देने होते हैं वो भी इसी में ही थे। मेरी शादी में कुल मेरे परिवार की तरफ से 4 से लेकर 4.5 लाख के बीच में खर्चा किया गया था। तो 350 के करीब हमने कार्ड बांटे। कार्ड बांटते समय तो एक मिठाई का डब्बा औसतन 90-100 रुपए के बीच में पड़ता है। 30-35 हजार खर्चा ये हमारा हो गया।
इसके बाद बारात लेकर जाना, तो उसमें भी बैंड बाजा घोड़ी वीडियोग्राफर जो सब खर्चा मिला कर ये भी 50-60 हजार से कम नहीं बैठता आजकल। लड़का पसंद आने के बाद हमारे यहाँ पर पंजाबियों में रिवाज होता है लड़के को रोकना, और उस सेरेमनी में मेरे फादर ने तकरीबन 30,000 के करीब खर्चा किया। सगन पे उन्होंने तकरीबन 50,000 का खर्चा किया, जिसमें उन्हें मिठाई, फल, रिश्तेदारों के कपड़े और टीवी दिया और बाकी तरह की आइटमें दी। रोजमर्रा का सामान देना होता है, जैसे बर्तन है, बिस्तर हैं, क्रॉकरी है और चीजें हैं, फर्नीचर है। उस पे जैसे फर्नीचर पे समझो ज्यादा नहीं 25-30 हजार के करीब खर्च किया होगा। उन्होंने एसी दिया 25,000 का, वो भी हो गया। हमारी तरफ से लड़की पर करीबन 1.5 लाख का खर्चा हमने किया। जैसे 1 लाख के करीबन हमने ज्वेलरी बनाई और 50,000 के करीब जैसे कपड़े और साड़ियां जिसमें शामिल है, सूट शामिल है जिसमें, ये सबका 50,000 खर्चा है हमारा। जब डोली लाई जाती है अपने घर में, हमारे उसके कन्या पक्ष वाले करते हैं अपने बेटी के लिए, वैसा ही हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे वहां जैसे होता है तो 600-700 लोगों का खाना होता है, वैसा ही टेंट लगता है, वैसा ही उनका खर्चा जाता हुआ उतना ही हमारा खर्चा होता है। 600-700 लोगों को खाना खिलाना, टेंट का खर्चा करना, ये भी 1-1.25 लाख से कम नहीं पड़ता। यानी बेटों की शादी में लड़की के बराबर न सही पर मिलता जुलता खर्चा हो ही जाता है। लेकिन ये खर्चा माँ बाप को बोझ नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बेटे अपने लगते हैं और बेटियां पराई। इसीलिए बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शादी पर किया हर खर्चा बोझ माना जाता है और संपत्ति जायदाद से भी उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। ऐसी हालत में बेटियां दहेज भी न लें तो बेटों का हिस्सा तो और भी बढ़ेगा। इससे बेटियों को क्या फायदा, वो तो बिल्कुल ठन-ठन गोपाल। यदि दहेज बंद करना है तो क्या माँ बाप दहेज के बदले में बेटियों को जायदाद का हिस्सा देने को तैयार हैं? na 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 na